आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। आजकल हर विभाग में लगातार मैराथन छापेमारी चल रही है। कभी ईडी की रेड होती है तो कभी विजिलेंस की रेड होती है, और रेड में पकड़ने के बाद मोटे रकम की उगाही भी होती है। ये उगाही किसी के पास जाती नहीं बल्कि सरकार के खजाने में जाती है। ये आखिर पैसे जमा होते कहाँ से हैं, और निगरानी विभाग या फिर ईडी को जानकारी इतने लेट समय तक मिलती कैसे? कई सारे सवाल होते हैं जो रेड के पीछे छुपे होते हैं। इन्हीं सब मामलों में बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो वकालत के क्षेत्र में अपना एक बड़ा पहचान बना चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमलाकांत उपाध्याय जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के। हम उनसे बातचीत करेंगे और इस रेड की प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले चीज़ सर, रेड जो होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है और कितने दिनों के बाद होता है ये? देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। हास्यास्पद इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार एनडीए की है। एनडीए की सरकार 17 वर्षों से है। अब कोई भी व्यक्ति जो 17 साल 18 साल की नौकरी कर लिया, उसके यहाँ रेड किया जाता है, और रेड करने में ये दिखाने के लिए कि इसका भ्रष्ट आचरण है और भ्रष्ट आचरण के माध्यम से इसने अकूत संपत्ति जमा की है, जिसमें इतने सोने के बिस्कुट मिल रहे हैं, इतना ज़मीन मिल रहा है, इतने फ्लैट्स मिल रहे हैं, इतने रुपए मिल रहे हैं। तो आखिर 17 वर्ष की नौकरी में 17 साल आपका ही शासनकाल रहा है। आपके ही शासनकाल में वो भ्रष्ट पदाधिकारी इतना धन अर्जित किया है। तो इतने दिनों से जब वो धन अर्जित कर रहा था तो आपका ध्यान नहीं गया, और 17 साल के बाद आप मिस्टर क्लीन बनने के लिए, जीरो टॉलरेंस का शासन दिखाने के लिए आप उस पर रेड करते हैं। पहले तो रेड की सबसे खामी क्या है? आजकल का जो रेड हो रहा है, एक व्यक्ति की संपत्ति पर नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति की संपत्ति के साथ साथ उन लोगों की संपत्ति जिससे उसके ताल्लुकात हैं उसको भी सम्मिलित करके इसको दिखाया जा रहा है कि आय से ज़्यादा का मामला है। अब एक व्यक्ति के घर में एक भाई है, 3 भाई हैं। 3 भाई, कोई रेलवे में नौकरी करता है, कोई बिहार प्रशासनिक सेवा में नौकरी करता है, कोई शिक्षक है, कोई व्यापारी है। अब सारे की संपत्ति मिला के एक व्यक्ति के नाम पर वो संपत्ति दिखा के ईडी का केस करना हास्यास्पद है। ये कोर्ट ऑफ लॉ में ये केस कभी सस्टेन नहीं कर सकता है। हमको दिखाना पड़ेगा कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इसकी कितनी है, इंडिविजुअल इसने कितना एक्यूमुलेट किया, कितना कमाया। तो इंडिविजुअल की संपत्ति पर आप केस करिए ना। आप तो रेड कर रहे हैं और बोलते हैं कि इनके 4 मकान हैं। एक मकान उसके बड़े भाई के नाम से है, एक मकान उसकी पत्नी के नाम से है, एक मकान उसके ससुर के नाम से है। उसको भी आप रेड कर लेते हैं और रेड करके दिखाते हैं इतना है। ये बहुत गलत प्रक्रिया है। अच्छा, इसके पीछे क्या वही मंशा हम मान सकते हैं कि पहले छूट दे दो, जब संपत्ति पूरी अकूत हो जाए फिर उसे जब्त करके सरकारी खजाने में डाल दे? क्योंकि जिनकी संपत्ति अगर मान ली वो लूटते हैं उन तक तो पहुंचती नहीं है। एकदम नहीं पहुंचती है। आप उस पैसे को लेके सरकार के राशि में जमा कर देते हैं, लेकिन जिसका शोषण हुआ है, जिससे वो पैसे ले लिए गए, हाँ ठीक है, निरापद तो ये होगा कि जिसके पैसे हैं उन पैसों को फिर उससे प्राप्त करके उनको लौटा दिया जाए, चिन्हित किया जाए कि किससे ये घूस लिया गया है। और जो घूस देने, आजकल तो ये भी है ना कि घूस देना और घूस लेना दोनों ही, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध है। तो लोग रिश्वत दे रहे हैं सुविधा के लिए। इसको आजकल लोग कहते हैं सुविधा शुल्क है। अपने कार्य का निष्पादन करा लें त्वरित गति से, इसके लिए सुविधा शुल्क देते हैं। तो वो सुविधा शुल्क देने वाले को चिन्हित कीजिए कि आखिर ये भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देने के लिए जो जिम्मेवार हैं वो भी उतने ही भ्रष्ट हैं। तो इस समाज में जब तक आप ये सजगता नहीं लाइएगा, अब जैसे हर जगह इलेक्ट्रॉनिक फाइल बन गया है, ई फाइल से अब काम हो रहा है, तो ई फाइल में किसी व्यक्ति के प्रवेश की क्या आवश्यकता है? अब कोई व्यक्ति किसी पदाधिकारी के समक्ष जाके उससे बात करेगा तभी ना उसको रिश्वत दे सकेगा। जब सब कुछ आपका ई फाइलिंग हो रहा है, जहाँ की पदाधिकारी और जो लाभान्वित है उससे मुलाकात की संभावना ही नहीं है, ऐसे में कहाँ से कोई किसी को रिश्वत दे सकेगा? तो आप तो आधा करते हैं ई फाइलिंग, आधा करते हैं प्रवेश, कार्यालय में प्रवेश, निवास पर प्रवेश। इस प्रवेश को बंद कीजिए, और ये बंद कहने से, शासन से, नियम से, कानून से नहीं होगा। इसके लिए व्यक्ति को सजग करना होगा, कंससनेस लानी होगी, समाज में कंससनेस लाना होगा, और जब कंससनेस आएगा तभी इसका अवरोध होगा, अन्यथा। अच्छा कमला जी, हमें जानना है, 2 मामले में हमने पूर्णिया में देखा है जब निगरानी की रेड हुई है, और बाकायदा उनका बयान होता है कि रेड हमने किया कैसे। तो उनका कहता है कि हमने उन्हें अपने ट्रैप में फंसाया, पैसे दिलवाए, उस वक्त रंगे हाथों पकड़ा। तो ये कहाँ तक जायज़ नजर आता है?
नहीं, ये तो है कि जैसे ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया, निगरानी ने बहुत दिनों से ये प्रक्रिया लगा रखी है और ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जिससे कि रिश्वत की मांग की जा रही है, वो अगर सजग व्यक्ति है, कॉन्शियस आदमी है, तो वो क्या करेगा कि हम रिश्वत देना पसंद नहीं करेंगे और इसके लिए वो निगरानी के कार्यालय में अपना अर्जी देता है कि फलां अमुक अधिकारी के द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। निगरानी विभाग उसका नाम गुप्त रखते हुए, उसके आवेदन पर विचार करते हुए एक वाचर नियुक्त करती है, जो वाचर उस आदमी के साथ उस पदाधिकारी के पास जाता है और वो पदाधिकारी के समक्ष जाके जिससे रिश्वत की मांग की गई है वो कहता है कि सर मेरा काम कर दीजिए, जो कहिएगा देंगे। तो वाचर सुनता है इस बात को, तो वाचर को कहता है, वाचर जाके रिपोर्ट करता है कि हाँ पैसे की मांग हमारे सामने की गई है। जब ये बात हो जाती है तब निगरानी द्वारा एक ट्रैप टीम गठित किया जाता है और ट्रैप टीम जो है प्री मेमोरेंडम ट्रैप बनाता है कि ट्रैप से पहले हमको क्या करना पड़ेगा। प्री ट्रैप मेमोरेंडम में होता है कि बनता है कि 600 रुपये की मांग अगर रिश्वत की गई है या 6000 रुपये की मांग की गई है, उस 6000 रुपये में एक केमिकल लगाया जाएगा। वो केमिकल लगा हुआ रुपया जैसे ही ये व्यक्ति उस पदाधिकारी को देगा, उसके हाथ में वो रंग आ जाएगा और उसको जब पानी में डुबाया जाएगा तो वो रंग जो है लाल दिखने लगेगा। इससे यह स्थापित हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने पैसे की मांग की थी, पैसा इसने लिया, पैसा लेने के बाद इसके हाथ रंग है। इट इज़ ए वेरी एस्टैब्लिश्ड केस ऑफ ट्रैपिंग और ये इट इज़ इन एग्जिस्टेंस सिंस ए लॉन्ग टाइम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस। और केवल बिहार की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में विजिलेंस का यही मोडस ऑपरेंडी है। इसी मोडस ऑपरेंडी की तत्काल करता है। इसी को कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। अच्छा, एक चीज़ और जानना है कि बीते 1 साल में हमने देखा है कि काफ़ी जो रेड की प्रक्रिया है काफ़ी बढ़ी है। इसका आखिरी में होता क्या है? कुछ महीने बाद बेल भी इन्हें मिल ही जाता है, तो क्या इन पर कार्रवाई भी होती है? विजिलेंस के तो मामले में बहुत सारी कार्रवाई हुई हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई हैं, बहुत सारे लोगों को जो नौकरी के बाद जो उपादान की राशि उनको दी जाती है वो राशि बाधित हो जाती है और कुछ केसेस एस्टैब्लिश होते हैं, कुछ केसेस एस्टैब्लिश नहीं होते हैं साक्ष्य के अभाव में। तो विजिलेंस कमोबेश बढ़िया ढंग से काम कर रही है, लेकिन अभी जो आर्थिक अपराध आ गया है, स्पेशल यूनिट विजिलेंस आ गया है, तो इन लोगों की कार्यप्रणाली कुछ विचित्र है। सबसे पहली बात कि स्पेशल यूनिट विजिलेंस जो बनाया गया, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, उसमें क्या है कि कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, उसमें जो लोग भी हैं कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए हैं और सीआरपीसी का कहना है कि नो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कैन कंडक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी के अंदर। तो अब तो उनसे इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय हैं। अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो दे आर नॉट एट हैंड, दे आर नॉट मच मोर आर्टिकुलेट, सो दे आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इन इट्स प्रॉपर सेंस। इसके लिए उसके केसेस ज़्यादा सक्सीड नहीं करते हैं कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में आपको एविडेंस देना होगा और एविडेंस के लिए आपको एविडेंस कलेक्शन एक आर्टिकुलेट काम है। तो जब तक आर्टिकुलेट लोगों को वहाँ नहीं लगाया जाएगा, आई डोंट थिंक दैट दे विल सक्सीड इन गेटिंग देयर केसेस बिफोर द कोर्ट। बिल्कुल कमला जी, तो हमारे साथ मौजूद थे हाई कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर कमलाकांत उपाध्याय जी, जो बता रहे थे कि रेड की प्रक्रिया कैसे होती है और इस प्रक्रिया में जो सबसे अहम चीज़ है कि सरकारी खजाने तो भरते हैं, लेकिन जो शोषित होते हैं, जहां से पैसे की उगाही करके धन कुबेर बनते हैं, पूंजियां जमा करते हैं, उन तक नहीं पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी ये नाकामी है कि 17 सालों से आप उन्हें कुछ नहीं कहते और आखिरी वक्त में जब खजाने भर जाते हैं तो उन्हें जब्त करके सरकार को दे दिए जाते हैं। तो एसडीएन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।